दोस्तों, आज की कहानी है। एक दिन परेशान होकर विभू ने माँ से गुजारिश की, अम्मा, काम वाली गई तो कम से कम घर के नौकरों में से किसी एक को कहो कि सब्जी कटवाने, आटा गूंथने में नीरा की मदद करे। आजकल धर्म तो रहा ही नहीं, जात बिरादरी जैसे बातें भी भूल गए। अब क्या बिना नहाए धोए नौकर चौके में घुसेंगे? इस पर विभू का स्वर ऊंचा हो गया था। अम्मा, दोनों भाभियों मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहता, पर मीता को थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा सकती हैं। कभी आपने सोचा है आपके लाड प्यार से वह कितनी बिगड़ती जा रही हैं? इसे भी तो दूसरे घर जाना है। क्या यह ठीक है कि घर के सभी औरतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें और बेचारी नीरा ही घर के कामों में जुटी रहे? तो किसने कहा है इसे नौकरी करने के लिए? घर में इतना कुछ है कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती हैं। वैसे माँ है तो यह छोटे मुंह बड़ी बात पर हम भी मीता को इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि वह स्वावलंबी बने। अगर उसकी ससुराल के लोग भी उसके साथ वैसा ही सुलूक करे जैसा आप लोग नीरा के साथ करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? मीता की तुलना नीरा से करने का अधिकार किसने दे दिया तुझे? वह किसी छोटे घर की बेटी नहीं है। बेटे के सधे हुए आग्रह के स्वर को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई अम्मा चिघी। विभू उसके बाद एक पल भी नहीं रुके थे। स्तंभित नीरा को लगभग घसीटते हुए घर से चले गए थे। बैंक से कर्ज लेकर नया घर बनवाया और एक नई गृहस्थी बसा ली दोनों ने। एक मारुति जेन गाड़ी भी किस्तों पर ले ली, लेकिन नीरा खुश नहीं थी। बार बार यही कहती, मेरी वजह से तुम्हारा घर छूटा। विभू उसे समझाते, जहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए क्यों परेशान होती हो? 6 महीने बीत गए। प्रसव पीड़ा के छटपटाती नीरा अस्पताल पहुंची। ससुराल से कोई नहीं आया। सहकर्मी डॉक्टरों ने देखभाल में कोई कमी नहीं रखी थी। माँ, पापा और रोहित एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटे थे। फिर भी नीरा के मन में एक कसक सी थी कि कितना अच्छा होता अगर विभू के घर से भी कोई आता, उसके सिरहाने खड़ा होता। नामकरण वाले दिन उमा दीदी अपने दोनों बेटों के साथ आई थी। उम्र में वह विभू से 10 साल बड़ी थी, फिर भी वह नीरा से हम उम्र सहेलियों की तरह ही मिली। पर जब अम्मा, भाभी, भैया से भी कोई कमी नहीं आया तो नीरा की रुलाई का बात फूट पड़ा। वह उमा दीदी के कंधे पर सिर रखकर बोली, दीदी, मैं तो सोचती थी बच्चे के आने के बाद सारी दूरियां अपने आप मिटती चली जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। 1.25 महीने बाद मुन्ने को लेकर उसी चौखट पर पहुंची नीरा, जहां से कभी अपमानित होकर वहां लौटी थी। विभू ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं मानी। देर सबेर बेटे के लिए तो मोह जाग सकता है। बहू तो पराए घर की होती है, उसे तो स्वयं ही परिवार में जगह बनानी होती है। यही विचार था मन में। वह ससुराल पहुंची तो अम्मा घर पर नहीं थी। दरवाजे पर ही बड़ी भाभी की 6 साल की बिटिया सोनाली और ननद मीता मिल गई। देखते ही अपचारी के भाव तिर आए थे। मीता तो अंदर चली गई। सोनाली वहीं खड़ी नीरा का चेहरा ताकने लगी। पहचाना नहीं क्या? सोनू, मैं तुम्हारे चाची। नीरा नाम सुनते ही वह डर कर और पीछे हट गई तो उसने स्वयं मुन्ने को पलंग पर लिटा दिया और सोनाली को पुकारा, नन्हे मुन्ने से नहीं खेलोगी? सोनाली अब सहज होकर मुस्कुराने लगी थी। मुन्ने को सोनाली के पास लिटाकर नीरा पूरी घर का चक्कर लगा आई। पूरा घर बेतरतीब पड़ा था। भाभी पलंग पर लेटी कहर रही थी, उन्हें तेज बुखार था। नीरा ने केसमेंट को फोन कर दवाइयाँ मंगवाई। फ्रिज से ठंडी पानी निकालकर भाभी के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगी। कुछ देर बाद भाभी का बुखार उतरने लगा। नीरा इस बीच चौके में जाकर दलिया बना लाई।
घर के अन्य सदस्य के लिए भी दाल सब्जी छौंक दी। अब भी उसे याद है महार्जिन के हाथ का पका खाना। अम्मा नहीं खाती है। 12 बज चुके थे। भाभी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी। अम्मा अभी तक लौटी नहीं थी। नीरा ने डोंगे में दलिया पलटकर उसमें दूध डाला और भाभी के पास जा बैठी। भाभी की आंखों में इसने झलक आया था। मीता अब भी तिनकी हुई थी। मीरा के कुरेद कुरेद कर उसकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो वह सहज हो उठी थी। सोनाली मुन्ने के साथ खेल रही थी। तनाव के बादल छटते जा रहे थे। इतने में अम्मा आती दिखाई दी। अम्मा की बेरुखी अब भी पहले की तरह कायम थी। उन्होंने एक उड़ती सी नज़र मुन्ने पर नीरा पर डाली। नीरा ने खुद उनकी गोद में मुन्ने को डाल दिया था। उसे अब भी विश्वास था कि स्नेह की आंच से मन में ठोस हुई भावनाओं को पिघलाया जा सकता है। पोते को आशीर्वाद नहीं देगी। उसने अम्मा की आंखों में झांका। उन्होंने सोने का सिक्का पोते की हथेली पर रख तो दिया, पर वैसा अपमान अम्मा ने नहीं दिखाया जैसा नीरा चाहती थी। घर लौटने के बाद भी नीरा बार बार बड़ी भाभी का हाल पूछती रही। परहेज और दवा के बारे में भी बताती रही। उसकी सदा भावना के आगे बड़ी भाभी नतमस्तक हो उठी थी। फोन पर ही सिसक उठी और बोली, नीरा हमें माफ कर दो। बड़ी ही बदसलूकी की मैंने तुमसे। भाभी बात कर ही रही थी कि तभी मीता ने फोन छीन लिया था। भाभी मुन्ना कैसा है, भैया कैसे हैं? वहीं बैठी बैठी सबके बारे में पूछती रहेगी या घर आकर मिलेगी भी? उस दिन के बाद से मीता और सोनाली जब भी समय निकलता मुन्ने से खेलने पहुंच जाती। भाभी फोन पर ही मुन्ने की परवरिश की हिदायतें देती रहती। कभी कभी अम्मा से छिपकर मुन्ने के लिए सौंफ मिश्री की भुगनी और नीरा के लिए पिस्ते बादाम की कतली भी बच्चों के हाथ भिजवा देती। धीरे धीरे बिब्बू के परिजनों से नीरा की दूरियां सपरने लगी, पर उसे तो अम्मा के पास पहुंचना था। परिवार की धुरी तो वहीं थी। अचानक अम्मा की कड़वाहट ने नीरा को अतीत के झरोखे से खींचकर वर्तमान में ला पटका। डॉक्टर ने नीरा को कमरे में बुलाकर बताया, स्थिति नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा करवा दीजिए। अगले कुछ पलों में नीरा डॉक्टर शेरावत के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। बिभू दूने भाइयों के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ी भाभी मुन्ने को गोद में लिए हैरान परेशान सी इधर उधर डोल रही थी। माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा 3 घंटे से सिसक रहा था। कुछ ही देर में तीनों भाई, दोनों भाभियाँ, उमा दीदी, मीता बाहर लगे पेड़ की छाया में बैठ गई। भाभी गहरे मौन सागर में डूब सी गई। मीता उन्हें सचेत करती हुई बोली, क्या सोच रही हो? भाभी लंबी सांस लेकर भाभी बोली, कहने को तो अम्मा की 3 बहुएं हैं, पर हर जगह हर समय नीरा अपनी जगह खुद बना लेती है। बेचारी बिना रुके हर वक्त दौड़ भाग करती रहती है, फिर भी उठते बैठते अम्मा उसे कोसती रहती है। सच, हम सब ने उसके बारे में कितनी गलत धारणा बनाई हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में जब अम्मा को स्पेशल वार्ड में लाया गया, तब तक सांझ घिर आई थी। नीरा मुन्ने को लेकर घर चली गई थी। भूख से बिलबिलाता बच्चा रो रो कर हलाकान हो उठा था। संक्रमण की वजह से किसी को भी अम्मा से मिलने की अनुमति नहीं दी। गहरी नींद के नशे में भी उनके जागते दिमाग में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज में नीरा का नाम लिया तो सभी उनके इर्द गिर्द सिमट आए थे। टूटते स्वर में वह बोली, नीरा कहाँ है? कमजोरी से फिर आंखें मुदी थी। अगले दिन थोड़ी हालात सुधरी तो उन्होंने बिभू से कहा, मैं नीरा से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसका बड़ा ही अनादर किया और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। द्वार पर आई सुहागिन का निरादर किया। अम्मा दुखी मन से कहने लगी तो पूरा कमरा गुलाब की सुगंध से महक उठा। खिड़की के पर्दे सरका कर नीरा ने पूछा, अम्मा आप कैसी हैं?
आंखें मूंदकर उन्होंने गर्दन को थोड़ा हिलाया, फिर इशारे से उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। दिन के उजाले में नीरा के ताजगी भरे चेहरे को अम्मा अपलक निहारती रह गई। सुंदर तो तू पहले से ही थी, माँ बनकर और भी निखर आई। तभी मझली भाभी मुन्ने को लेकर कमरे में आई और बोली, दादी को प्रणाम करो। अम्मा उसे आशीर्वाद देती रही, सहलाती रही, पुचकारती रही। क्या नाम रखा है? ऐसे कैसे नाम रखते अम्मा, वह तो आपको ही रखना है, नीरा ने आदर भरे भाव से कहा। तो अम्मा खुद को अपराधी समझने लगी। हृदय की पीड़ा के तिनकों को आंसुओं से बुहराते हुए वह दृढ़ स्वर में बोली, इस रविवार को मुन्ने का नामकरण समारोह हम सब मिलकर अपने घर पर मनाएंगे। जिस चौखट में तुम अपमानित होकर निकली थी, वहीं पर आशीष पाने के लिए लौटोगी। अम्मा की आंखें नम हो उठी। न जाने कब आंसू के 2 कतरे टपक कर नीरा की हथेली पर टपके आंसुओं से मिल गए। नीरा को महसूस हुआ कि ससुराल की देहरी पर उसने आज पहला कदम रखा है।